नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सचिन पायलट के बगैर अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। पायलट आज खामोश हैं, कल बोलेंगे। गहलोत आज विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और सचिन पायलट कांग्रेस के लिए खतरे की सिग्नेचर लेकर आ गए। आज राहुल गांधी भी एक नया प्रयोग करने वाले थे। राहुल आज वीडियो शेयर करने वाले थे, लेकिन अभी तक राहुल के पायलट प्रोजेक्ट का पहला एपिसोड आना बाकी है। 10 जनपद के अंदर आज जो हुआ वो क्यों हुआ और कल क्या होगा, इसे समझने के लिए हमने जयपुर, दिल्ली, भोपाल और मुंबई तक निगाह रखी। सियासत की खबर समझने के लिए आपको सारे सिग्नल समझने पड़ते हैं। आज बहुत सारे नेताओं ने इशारे किए। अगर इन इशारों को आप समझ गए तो कल क्या होगा वो भी समझ जाएंगे। भाई और बहनों नमस्कार। राहुल गांधी यूट्यूबर बन गए हैं। सोचिए, जिस दिन 10 जनपद दरबार ने पायलट को अधिकार से बेदखल कर दिया, उस दिन राहुल गांधी ने देश को करंट अफेयर की क्लास देने आए। ये राहुल गांधी का मोदी फोबिया है, जिसमें वो मोदी का आइडिया ही कॉपी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता परेशान हैं। कहा जाता है राहुल पहले ट्विटर पर लाइक और रिट्वीट गिनते थे, अब वो यूट्यूब पर वीडियो के व्यूज गिना करेंगे। राहुल गांधी वीडियो गेम खेलने के लिए आजाद है, बस टाइमिंग थोड़ी खराब है। दिल्ली में राहुल वीडियो बनाते रहे, उसी वक्त सचिन पायलट पगड़ी बांध। पायलट का प्लेन हवा में मंडरा रहा है। अब बस ये डिसाइड होना है कि लैंडिंग कहां होगी और कब होगी। इतना तो क्लियर है कि पायलट का प्लेन उस रनवे पर नहीं उतरेगा जिसे अशोक गहलोत ने ब्लॉक कर रखा है। मजबूरी में हाईकमान को फैसला करना पड़ा। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। राहुल गांधी की टाइमलाइन से सचिन पायलट की टाइमलाइन का मिलान थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन इससे पहले सचिन पायलट की 2 लाइन की स्क्रिप्ट को बहुत गौर से पढ़ते हैं। दिमाग पर जोर डालिए। सिंधिया ने भी कांग्रेस छोड़ने से पहले यही डायलॉग लिखा था। यूपी से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह की भी यही लाइन है। मतलब सत्य और असत्य की अपनी अपनी व्याख्या है। राहुल गांधी दिन भर मोदी को झूठा बताते हैं और उनकी पार्टी के कल, आज और आने वाले कल के नेता सीधे सीधे आलाकमान को झूठा कहते हैं। कांग्रेस की दिक्कत दरअसल इसी आलाकमान शब्द में है। अब गौर से जयपुर में लिखी स्क्रिप्ट को सुनिए। राहुल गांधी के करीबी सुरजेवाला अशोक गहलोत की सरकार बचाने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने आलाकमान चालीसा का पाठ किया। पिछले 72 घंटे से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्व ने सोनिया जी और राहुल जी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी। कांग्रेस में यही आलाकमान और हाईकमान कल्चर घातक हो गया है। आखिर कांग्रेस का आलाकमान है कौन? सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, या प्रियंका गांधी जो पार्टी की महासचिव हैं, या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता या अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता आलाकमान शब्द का प्रयोग करें तो ऑटोमेटिक समझ लेना चाहिए। आलाकमान मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका का पारिवारिक गठजोड़। अरे देश छोड़ो, एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार कम से कम 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर कर दिखा। 5 साल के, ज्यादा नहीं। आलाकमान ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया है, उसे डिकोड करने के लिए कांग्रेस के युवा नेताओं का भविष्य समझ लीजिए। सचिन पायलट ने आलाकमान कल्चर को चैलेंज किया तो पार्टी में पद और प्रतिष्ठा से बेदखल कर दिए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। पार्टी में भी रसूख था, लेकिन सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा। आसान नहीं है लोकतंत्र कराना। 130 करोड़ जनता का देश। मैंने भी पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं,
लॉकडाउन प्रजातंत्र का एक साइड वो दल है जिसने प्रजातंत्र का लॉकडाउन किया था और एक साइड ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन किया। ये अंतर है। और कई लोग कहेंगे कि आपने तो पार्टी बदल दी, इसलिए आपातकाल की बात कर रहे हो। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस में रहकर भी मैंने आपातकाल का विरोध किया था। जितिन प्रसाद युवा नेता है, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल सचिन पायलट के लिए चिंतित हो रहे हैं। अब पार्टी में इनका भी भविष्य अंधेरे में है। मिलिंद देवड़ा मुंबई से सांसद रह चुके हैं, लेकिन अभी पार्टी में कोई पूछ नहीं है। मुंबई से सांसद रही प्रिया दत्त ने भी सचिन पायलट के मसले पर बड़ी बात कही। पार्टी के लिए पायलट की मेहनत की याद दिलाई और कहा कि महत्वाकांक्षी होना कोई गुनाह नहीं। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में प्रिया दत्त का भविष्य भी डामाडोल हो सकता है। इसी कांग्रेस पार्टी में नकुलनाथ की तरक्की हो रही है। कमलनाथ के बेटे को छिंदवाड़ा से टिकट मिला और वो लोकसभा पहुंच गए। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई असम के कालीबोर से सांसद हैं, इसलिए उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। पी चिदम्बरम ने अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम को तमिलनाडु के शिवगंगा से लोकसभा चुनाव का टिकट दिलाया और वो भी लोकसभा पहुंच गए। अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से टिकट दिलाया था, वो हार गए, जिसके लिए गहलोत सचिन पायलट को जिम्मेदार समझते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव हारे तो राज्यसभा भेज दिए गए। ये तमाम वो लोग हैं जो कभी राहुल की टीम माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस में उन्हीं का फ्यूचर सिक्योर दिख रहा है, जो आलाकमान के दरबार में सिर झुका रहा है। और 15 माह कहा था कि वचन पत्र हमारा सौगंध पत्र है। 15 माह निकल गए, उस वचन पत्र का एक भी वचन पूरा नहीं किया गया। और जब प्रश्न मैंने उठाया न्याय के आधार पर, विकास के आधार पर, जब कहा गया कि सड़क पर उतरो, सिंधिया परिवार के मुखिया को अगर कहा जाए सड़क पे उतरो, तो कमलनाथ जी भूल गए आप कि कौन सी दादी का मैं पोता हूं और कौन से पिता का मैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीन को मिलाकर बनता है कांग्रेस का आलाकमान। सोनिया गांधी का घर यानी 10 जनपद कांग्रेस का पावर सेंटर है। राहुल गांधी फिलहाल वीडियो गेम में बिजी हैं और प्रियंका गांधी बंगला गेम खेल रही हैं। आलाकमान के इस खेल में पार्टी कहां जा रही है, उसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में समझा दिया। सचिन पायलट फिलहाल चुप हैं, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है, इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातों से आसानी से समझा जा सकता है। नौजवानों को कहा था और असली तो जोड़ी है ये, एक बड़े भाई और छोटे भाई। कुर्सी पे कोई और चाबी किसी के हाथ में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब है पावर। सचिन पायलट के आ जाने से राजस्थान में भी बीजेपी यही कॉम्बिनेशन दोहरा सकती है। अगर मेरे साथ सहमत हो, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि आने वाले चुनाव में ऐसा झंडा गाड़ के रखेंगे कि कांग्रेसियों की नींद ही उड़ा के छोड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के बारे में जो बातें मंच से कही, उससे ज्यादा कड़वी बात मंच से उतरने के बाद कही। कांग्रेस में राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए युवा नेताओं के साथ क्या सलूक होता है, इसे सिंधिया से बेहतर भला और कौन जान सकता है। सियासी संकट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है, आज भी कहूँ, कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और यही
एक एक राज्य में देखने को मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त सचिन पायलट अब तक चुप हैं, मगर कांग्रेस किन ख्यालों में खोई है उसे यूथ कांग्रेस के इस ट्वीट से समझिए। यूथ कांग्रेस ने आर्काइव से ढूंढकर सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का एक वीडियो निकाला और उसे दिखाकर सचिन पायलट को चिढ़ाया है। I opened up my views in the party after the party has taken a decision or the working committee. मैंने पार्टी में अपने विचार रखे और पार्टी ने वर्किंग कमेटी में एक डिसीजन लिया। बहुमत उनके पक्ष में था तो मैंने कहा कि मैं इस डिसीजन को सैल्यूट करता हूं और मैं एक सहयोगी की तरह कांग्रेस अध्यक्ष के अंडर काम करूंगा। As a united team. ये वीडियो 1997 का है, जब राजेश पायलट कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सोनिया समर्थित उम्मीदवार सीताराम केसरी से हार गए थे। राजेश पायलट ने उस फैसले को मंजूर किया था। कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट भी अपने पिता की तरह आला कमान की सरपरस्ती को माने। पिछले 24 साल से कांग्रेस में यही उसूल चला आ रहा है। सबको आला कमान के अंडर में रहकर काम करना पड़ता है। जो आला कमान के फैसले को चैलेंज करता है उसे बाहर जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। कांग्रेस में यही सत्य है, लेकिन सचिन पायलट जिस सत्य की बात कर रहे हैं वो आला कमान के सत्य से अलग है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी पिछले 48 घंटों से गहलोत सरकार बचाने में लगी रही। उस वक्त प्रधानमंत्री एक आइडिया को कामयाब बनाने में लगे हुए थे। आइडिया सक्सेसफुल हो भी गया है, इसलिए चीन में हेडलाइन बन गई और हड़कंप मच गया। यह हेडलाइन आज भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत से आगे की है। इस हेडलाइन में भारत के भविष्य के लिए बड़ी खबर है। यह खबर थोड़ी पॉलिटिकल भी है, थोड़ी टेक्निकल भी है, इसलिए हम आपको इसे सरल तरीके से समझाते हैं। हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। सुंदर का और गूगल का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि समस्या के समाधान के लिए एक अच्छा अवसर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल गुरु की पार्टनरशिप का विश्लेषण आप चाइनीज मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज और ग्लोबल मीडिया की हेडलाइन से समझ सकते हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने माना कि भारत के साथ झगड़ा बहुत महंगा पड़ गया। नरेंद्र मोदी के एक्शन की पहली किश्त में ही चाइनीज कंपनियों का बाजा बज गया। चाइनीज माल की सप्लाई और डिलीवरी चेन पर ब्रेक लग गया। लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर है। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट बिगड़ने का इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि गूगल भारत में 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, लेकिन गूगल के इन्वेस्टमेंट से चाइना की सबसे कमाऊ कंपनी का खजाना खाली हो सकता है। ये कैसे होगा, इसे समझने के पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत गौर से सुनिए। मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यानी हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। जो पहले ही हार मान लेता है उसके सामने नए अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। लेकिन जो जीत के लिए निरंतर प्रयास करता है, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ता है, उसके सामने नए अवसर भी उतने ही ज्यादा आते हैं और अवसर भी सामने चले आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डील हुई। इन्वेस्टमेंट डील पर सबसे ज्यादा नजरें चीन की टिकी हुई, क्योंकि हर दिन, हर मिनट और हर सेकंड अब भारत में चाइनीज कंपनियों की कमाई का खेल खत्म हो सकता है। अगर आज चाइना लाइन पर है, टेबल पर बातचीत चल रही है, चाइनीज आर्मी को पीछे ढकेला गया है, तो उसके पीछे मोदी की अर्थनीति और युद्ध नीति दोनों है।
अभी सिर्फ एक मोर्चे पर हिंदुस्तान ने युद्ध लॉन्च किया है और चाइना की भारत से होने वाली पूरी कमाई खटाई में पड़ गई। 59 ऐप पर बैन, चीन को 45,000 करोड़ का झटका, चाइनीज कंपनियों के छीने कई टेंडर तो किया सरेंडर, चीनी कंपनियों की विस्तारवादी सोच पर मोदी का वार। आपको नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर याद होगी जब 5 साल पहले प्रधानमंत्री गूगल के हेडक्वार्टर्स गए थे। आपने प्रधानमंत्री की स्पीच भी सुनी होगी, लेकिन तब नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसे सुनकर कई एक्सपर्ट्स ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की थी। आज 5 साल पहले रखी गई नींव पर नई पार्टनरशिप की इमारत खड़ी हो चुकी है, वो इमारत जो चाइनीज गुरूर को चूर चूर करने वाली है। 15 घंटे से आप लोग कंप्यूटर पर बैठ करके समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये हैकाथन का कल्चर भारत के भी बड़े बड़े शहरों में फ्लरिश होना चाहिए, कि जहां युवा पीढ़ी के लोग समस्याओं के समाधान के लिए जूझते हो, अपनी पूरी रात डेडिकेट कर देते हो और सामान्य मानवी की जिंदगी के बदलाव के लिए अपने सुख को छोड़ रहे हो। ये अपने आप में हर किसी जो भी जानेगा उसको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो मैं इसके लिए आप सब युवाओं का भारत के कोटि कोटि जनों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले आप 5 पॉइंट्स में समझिए गूगल के भारत में इन्वेस्टमेंट से चाइनीज कंपनी की विस्तारवादी सोच पर ब्रेक कैसे लगेगा। भारतीय मोबाइल कंपनियों में गूगल इन्वेस्ट करेगा। चीन के सस्ते मोबाइल की जगह भारत में तैयार सस्ते मोबाइल मिलेंगे। भारत में डेटा सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी बेहतर करने में मदद करेगा। डेटा चोर चीन से बचने के लिए साइबर सेफ्टी में मदद करेगा। न्यू इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चीन से बेहतर बनाएगा। आपको समझना होगा कि अपने दुश्मन से कई मोर्चों पर भारत को निपटना है। चीन को जंग के मैदान से लेकर व्यापार के मैदान तक चोट देनी है। आज के युग में पारंपरिक तरीकों की जगह अब साइबर वॉर का युग है। यहाँ टेक्नोलॉजी निर्णायक रोल में है। ऐसे में किसी भी साइबर हमले से भारत को बचाना है और काउंटर अटैक भी करना है। बॉर्डर पर आपने देखा चाइनीज आर्मी को गलवान में भारत के बलवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि आने वाली कई पुश्तें याद करेंगी। यहाँ कहा जाता है खड़गेन आक्रम्य भंजितः, खड़गेन आक्रम्य भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि चाइना लाइन पर है, लेकिन विस्तारवादी चीन विश्वासघात में नंबर 1 है। लिहाजा टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर चीन को काउंटर करने के लिए भारत का प्लान रेडी है। दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के पास है। चीन की हैकर आर्मी में 3 लाख से ज्यादा हैकर्स हैं। 93% हैकर ग्रुप्स को चाइनीज आर्मी फंडिंग करती है। चीन की पीएलए के पास बाकायदा एक हैकिंग यूनिट भी है। पीएलए यूनिट 61398 के नाम से जानी जाती है।
चीन के हैकर हमारा डेटा ऐप के जरिए चोरी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चाल से निपटने के लिए चाइनीज ऐप पर बैन कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मेड इन चाइना मोबाइल से डेटा चोरी के डेंजर को दूर करने का स्टेप उठा लिया गया है। भारत में सस्ते मोबाइल बनेंगे, इससे डेटा चोरी का खतरा भी नहीं होगा और चाइनीज कंपनियों की कमाई बंद हो जाएगी। इसे यूं समझिए, ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में भारत सेकंड लार्जेस्ट खरीदार है। भारत में 2019 में करीब 16 करोड़ स्मार्टफोन विदेश से आए। इनमें सिर्फ मेड इन चाइना ही 1.3 करोड़ मोबाइल थे। चाइनीज ब्रांड Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus का भारत के 73% मार्केट पर कब्जा है। Xiaomi का मार्केट शेयर 30% है, Vivo का मार्केट शेयर 17% है, Oppo का मार्केट शेयर 12% है, Realme का मार्केट शेयर 14% है। गूगल के साथ पार्टनरशिप में मेड इन इंडिया मोबाइल बनेंगे जो चीन से भी सस्ते होंगे। यही है नरेंद्र मोदी का एक तीर से दो शिकार का आइडिया। कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे भारत में हमने एलईडी बल्ब का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। अब ये एलईडी बल्ब अपने आप में एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है। 5-6 वर्ष पहले एक एलईडी बल्ब 350 रुपये से भी ज्यादा में मिलता था। आज वही बल्ब 50 रुपये तक में मिल जाता है। आप सोचिए, कीमत कम होने से देश भर में करोड़ों करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब घर घर पहुंचे हैं, स्ट्रीट लाइट्स में लग रहे हैं। ये क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि इससे उत्पादन की लागत कम हुई है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। इससे लाभ किसको मिला है? पीपल को, आम देशवासी को, जिसका बिजली का बिल कम हुआ है। एक मोटा मोटा अंदाज में लगा सकता हूं, आज प्रतिवर्ष एवरी ईयर देशवासियों के करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए बिजली के बिल में एलईडी की वजह से बच रहे हैं। आज पूरी दुनिया को यकीन है कि चाइना का शुद्ध इलाज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के निर्णयों को टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि मोदी की अर्थनीति के नए नए स्टेप से चाइनीज मीडिया की हेडलाइन हर दिन बदल रही है और युद्ध नीति का संपूर्ण प्लान तैयार है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। गूगल के साथ पार्टनरशिप की नई शुरुआत चीन की घेराबंदी है, जिससे चाइनीज कंपनियों की भारत में नोटबंदी कंफर्म है। चीन का हिसाब तो हिंदुस्तान कर रहा है, अब उसके दिए वायरस का हिसाब करना है, जिसकी चपेट में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार आ गया। अस्पताल में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन का इलाज चल रहा है। घर पर ऐश्वर्या और आराध्या होम क्वारंटीन है। लेकिन इस वायरस से यह परिवार कैसे लड़ रहा है? 8 साल की आराध्या, ऐश्वर्या, अभिषेक, बिग बी कैसे वायरस से फाइट कर रहे हैं, हर कोई ये जानना चाहता है। इंडिया टीवी को नानावती हॉस्पिटल और जलसा से कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं, जो जानने के बाद आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस ने कैसे छोटे बड़े सबकी जिंदगी में रोल बदल दिए।
बेटा अपने पिता से दूर है, पति अपनी पत्नी से दूर है, 8 साल की नन्ही सी आराध्या दादा दादी से दूर हो गई है। मां पास है और एहतियात भी है। एक वायरस ऐसा कर देगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कोरोना ने बच्चन परिवार को एक दूसरे से दूर कर दिया है। सिर्फ बिग बी ही नहीं, हिंदुस्तान में कोरोना के शिकार हर घर की यही कहानी है। शरीर में जब तक वायरस है तब तक उसकी दुनिया बदल जाती है। सचमुच कितना निर्मम और बेरहम है यह वायरस। 48 घंटे बीत गए हैं, पता नहीं चल पाया कि बच्चन के घर वायरस कहां से आया, बंगले में कौन वायरस लेकर आया। तलाश जारी है। फिर से कुछ और लोगों के टेस्ट किए जाएंगे कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए। कल जाके यस्टरडे मंडे को फिर हमने और ज्यादा पूछताछ करके जो चेज द वायरस हमारा कंसेप्ट है उसके हिसाब से हमने जहां जहां छोटी छोटी बात को भी लेके भी फिर से एक बार पूरा देख लिया, तो उसमें से और भी कुछ कॉन्टैक्ट्स निकल आए हैं जो स्टूडियो की तरफ से है। तो कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास है वो अमिताभ सर तो बाहर ज़्यादा नहीं गए थे, तो उनके हाई रिस्क 26 थे और लो रिस्क 55 कॉन्टैक्ट्स आए। अमिताभ बच्चन, हाँ, तो इसमें सबको हमने होम क्वारंटाइन कर दिया है। हाई रिस्क वाले तो पूरे निगेटिव आ गए, टेस्ट भी हो गया, बाकी लोगों का भी टेस्टिंग अभी जारी है। फिक्र अमित जी की ज्यादा है क्योंकि वो बुजुर्ग है। उनके शरीर में कोरोना ज्यादा एक्टिव रह सकता है और नुकसान पहुंचाने की आशंका है। कोविड पॉजिटिव आने की खबर को 48 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। बच्चन परिवार की कोरोना से जंग जारी। नानावती अस्पताल में अमिताभ अभिषेक का इलाज चल रहा है। जलसा में ऐश्वर्या और आराध्या होम क्वारंटीन। प्रतीक्षा में एक माँ, एक बीवी, एक सास, एक दादी अपनों के जल्द ठीक होने की प्रतीक्षा कर रही है। एसओपी मेडिकल प्रोटोकॉल यही कहता है आइसोलेशन अगर निगेटिव है तो हम उनको सजेस्ट किया था, तो इसलिए जया मैडम शायद प्रतीक्षा में है और बाकी जलसा में है, और उनका पूरा स्टाफ जो हाई रिस्क में था वो जनक। बच्चन परिवार का हर एक फैन उनकी सेहत से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहता है। वजह भी है, सदी के महानायक हैं अमिताभ और वो बीमार है सबसे खतरनाक वायरस से, इसलिए सब जानना चाहते हैं 48 घंटे बाद बिग बी की तबीयत कैसी है, जूनियर बच्चन में कोरोना के कितने लक्षण हैं, बहू ऐश्वर्या होम क्वारंटीन में ठीक तो हैं, 8 साल की बेबी आराध्या वायरस से कैसे लड़ रही है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चन परिवार कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। नानावती में अमिताभ और अभिषेक का इलाज चल रहा है। होम क्वारंटीन में ऐश्वर्या भी सभी रूल्स फॉलो कर रही है। लेकिन नानावती अस्पताल में बिग बी और जूनियर बी का इलाज कैसे चल रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने जुटाई है। अमिताभ और अभिषेक बच्चन स्पेशल ए विंग के स्पेशल वार्ड के आईसीयू बैकअप रूम में है। अमिताभ और अभिषेक को 5 डॉक्टरों की टीम देख रेख कर रही है, जिसमें डॉक्टर बर्वे लीड कर रही है। इनके साथ आईसीयू हेड डॉक्टर अंसारी और 3 और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। साथ ही स्पेशल नर्सेस की अलग टीम 3 शिफ्ट में अमिताभ और अभिषेक की दवा, मेडिकल प्रोसेस, ग्लूकोज, संक्रमण की दवाएं दे रही हैं। अमिताभ को न सांस लेने में दिक्कत है और न ही बुखार, खांसी भी उनकी अब कम हुई है। बीएमसी की टीम लगातार नानावती अस्पताल के डॉक्टरों, पीआरओ और हेल्थ टीम से संपर्क में बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 से 10 दिन के अंदर एसओपी के तहत कोविड पॉजिटिव मरीज का दूसरा टेस्ट किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अमिताभ और अभिषेक का दूसरा कोविड टेस्ट 7वें दिन किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि बिग बी की सेहत सामान्य है। डॉक्टर बर्वे जो उनके फैमिली डॉक्टर है वो उनका इलाज कर रहे हैं और आईसीयू के जो डॉक्टर इंचार्ज है उनका नाम है डॉक्टर अंसारी, और बाकी जो लोकल डॉक्टर्स है वो उनको देख रहे हैं, लेकिन मेन जो है वो डॉक्टर बर्वे के ट्रीटमेंट में है। फिलहाल अमिताभ बच्चन की स्थिति ठीक है, संक्रमण कम हो गया है उनका, और सांस लेने में जो दिक्कत है वो भी कम हो गई है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। जिंदगी और वायरस के बीच द्वंद्व चल रहा है।
एक नानावटी अस्पताल के भीतर, दूसरा जलसा के भीतर। जलसा के भीतर परिस्थितियां उतनी सामान्य नहीं है। बेबी आराध्या महज 8 साल की है, कोविड पॉजिटिव है, पता भी नहीं है कि ये वायरस है क्या, कैसा है। जरा सोचिए, छोटी सी आराध्या जो बिना मां का हाथ छोड़े कभी नहीं दिखती, वो इस हाल में वायरस से कैसे फाइट कर रही होगी। इंडिया टीवी को जानकारी मिली है कि बेबी आराध्या को ऐश्वर्या ने वायरस के बारे में समझाया है। दादा दादी और पापा ने वीडियो कॉलिंग से कोरोना के बारे में बताया है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आराध्या मां ऐश्वर्या की बातों को मान रही है। होम आइसोलेशन में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से दोनों अपना इलाज कर रहे हैं। ऐश्वर्या और आराध्या एक कमरे में तो हैं, लेकिन जहां तक संभव हो रहा है दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। फोन से डॉक्टर के साथ रेगुलर कंसल्ट कर रहे हैं। 7 से 10 दिन के भीतर टेस्ट होंगे। नेगेटिव आने पर डॉक्टर अगला निर्देश देंगे। ऐश्वर्या आराध्या की देखभाल के लिए 3 नौकर हैं, लेकिन ऐश्वर्या खुद अपना काम कर रही हैं और आराध्या को भी गाइड कर रही हैं। अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या, जया, श्वेता सभी वीडियो कॉलिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ क्वारंटाइंड हैं, क्योंकि दोनों ही कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं। एक कमरे में दोनों रह सकते हैं, लेकिन एक दूरी बनाकर रह सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का जो रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, वो बताया गया है। साथ ही बाकी के जो लोग हैं परिवार में, उन्होंने भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है। पूरी मुंबई का कोरोना अपडेट क्या कह रहा है, कोरोना मीटर ने क्या नया रिकॉर्ड बनाया, डिटेल अपडेट बस इस ब्रेक के बाद। इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के करोड़ों लोगों की निगाहों में विलेन बने हुए हैं। केपी शर्मा ओली ने दावा किया था कि अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज का एक छोटा सा गांव है। उन्होंने भगवान राम को भी नेपाली बताया था। इस बयान के बाद ओली की जमकर खिंचाई हुई और अब नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री ओली का बयान किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। उनका इरादा न तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था और न ही अयोध्या के महत्व और सांस्कृतिक मूल्य का अपमान करना था। लेकिन सवाल यह है कि ओली ऐसे बयान दे रहे हैं या उनसे दिलवाए जा रहे हैं, और कैसे बयानों की स्क्रिप्ट चीन में लिखी जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ था। असलियत में अयोध्या बीरगंज के पास स्थित एक गांव है। अयोध्या नेपाल के बीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोड़ी शहर में है। भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण करते हुए एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। प्रभु श्री राम ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बुद्धि दे। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री चाइनीज स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और चीन के कहने पर कुछ भी कह देते हैं। असलियत में अयोध्या बीरगंज के पास स्थित एक गांव है। अयोध्या नेपाल के बीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोड़ी शहर में है। अंदर की खबर यह है कि चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री पर ऐसा जादू कर दिया है, उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि केपी शर्मा ओली को दिन रात सोते जागते उठते बैठते भारत विरोधी खबरें प्लांट करने से फुर्सत नहीं मिल रही। इन खबरों की पूरी स्क्रिप्ट काठमांडू से 3000 किलोमीटर दूर बीजिंग में लिखी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ओली ने भारत विरोधी कार्रवाई के लिए शी जिनपिंग से हाथ मिला लिया है। इसलिए आज केपी शर्मा ओली के दिमाग में चाइना की जो चिप फिट हो रखी है उसको डिकोड करना जरूरी है। इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री चाइनीज रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। जिनपिंग का ऑर्डर आते ही वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज हमने इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी निकाली। मैं उन पे कितना दबाव है ये समझ सकता हूँ। अब एक नई अयोध्या की बात करना, किसके इशारे पर इस प्रकार की क्यों बात कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। केपी शर्मा चीन की गुलामी करते हुए नेपाल की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए वो भगवान राम को नेपाली बता दें, हनुमान जी को नेपाली बता दें, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल को विनाश तरफ ले जा रहे हैं।
सबसे पहले आप केपी शर्मा ओली के दिमाग में चाइनीज वायरस की घुसपैठ की क्रोनोलॉजी समझिए। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे नेपाल के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। चीन के इशारे पर केपी शर्मा ओली ने कौन कौन सी हरकतें की, ये देखिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने दावा ठोक दिया कि जिस इलाके में सड़क बनी वो नेपाल की सीमा में आता है। नेपाल ने न सिर्फ अपने देश का नक्शा बदला बल्कि भारत के हिस्सों पर अपना दावा ठोक दिया और इस लिस्ट में चीन के इशारे पर नेपाल की लेटेस्ट चाल है अयोध्या के नाम पर राजनीति करना। ये तीनों ही घटनाक्रम सीधे सीधे जमीन से जुड़े मामले हैं, इनका सड़क से कनेक्शन है और नेपाली प्रधानमंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं उसका चीन से सॉलिड कनेक्शन है। आज हम एक एक करके ओली की सारी गोली आपके सामने रखेंगे। इस वक्त केपी शर्मा ओली की कुर्सी डगमगाई हुई है। सत्ता बचाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं तो कभी साम्यवादी दल में अपनी कमजोर स्थिति को ठीक करने के लिए चीन का सहारा ले रहे हैं। ओली को चीन का करीबी माना जाता रहा है। ओली सरकार को बचाने के लिए बीजिंग अपनी काठमांडू एम्बेसी के जरिए काफी एक्टिव रहा। पिछले हफ्ते चीनी एम्बेसडर हाउ यांकी ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। इससे पहले मई में भी ओली सरकार गिरने का खतरा था। उस वक्त भी चीनी राजदूत ने विरोधी गुट के नेताओं से मुलाकात करके सरकार बचाने में अहम रोल अदा किया था। यांकी को नेपाल में सबसे ताकतवर विदेशी डिप्लोमेट कहा जाता है। नेपाल की टॉप लीडरशिप ही नहीं, आर्मी तक भी उनकी सीधी पहुंच है। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूर्ण चंद्र थापा भी उनके करीबी माने जाते हैं। यानी एक ऐसा वक्त जब चीन और भारत के बीच तनाव जारी है, चीन के लिए नेपाल में अपनी पसंदीदा सरकार होना काफी मायने रखता है। चीन की इन्हीं चालबाजियों का नतीजा है कि मंगलवार को केपी शर्मा ओली और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल प्रचंड ने 6 दिन के बाद एक बार फिर से बातचीत शुरू की है। ये सब कुछ एक हिडन एजेंडे के तहत हो रहा है। इसमें चीन का अपना स्वार्थ है और केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी और जेब की फिक्र है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जरिए घुसपैठ की है। इसके लिए बाकायदा ओली को रिश्वत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ओली ने दूसरे देशों में भी काफी संपत्तियां खरीद रखी हैं, जिसके बदले में उन्होंने चीन के कई बिजनेस प्लान्स को नेपाल में लागू कराया। दावे के मुताबिक ओली का स्विट्जरलैंड के मीराबॉन्ड बैंक की जिनीवा ब्रांच में एक अकाउंट है। इसमें $5.5 मिलियन यानी करीब 41 करोड़ 34 लाख रुपए डिपॉजिट हैं। ये रकम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और शेयर्स के तौर पर इन्वेस्ट की हुई है। ओली ने न सिर्फ चीन की मदद से संपत्ति जमा की बल्कि चीन के सहारे व्यापारिक सौदों में मोटी कमाई भी की। आरोपों के मुताबिक ओली ने चीन के लिए सरकारी नियमों को भी ताक पर रख दिया, बिना टेंडर के चीनी कंपनियों को ठेके दिए। इसके अलावा केपी शर्मा ओली पर चीन से कोरोना उपकरणों की खरीद में भी घोटाले का आरोप है। मतलब साफ है कि भारत विरोधी गतिविधियों में जुटे ओली चीन के इशारे पर नाच भी रहे हैं और अपनी जेब भी भर रहे हैं। जब इन सब से भी तसल्ली नहीं हुई तो अब वो भगवान श्री राम की शरण में जा गिरे हैं और अयोध्या पर दावा ठोकने लगे हैं। अयोध्या का जो वर्णन है, देखिए, अयोध्या चाहे ऋग्वेद में देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण में देख लीजिए, तुलसीकृत रामायण में देख लीजिए, पुराणों में देख लीजिए, मुझे एक एक पंक्ति में बता सकता हूं। वहां उत्तर दिशा सरजू पावन, जिसके उत्तर दिशा में सरजू प्रवाहित होती है वो अयोध्या है। और नेपाल में तो सरजू है ही नहीं है, कैसे दावा कर सकते हैं? लेकिन प्रभु राम और अयोध्या को नेपाल का बताकर अब अपने ही देश में घिर चुके हैं नेपाली प्रधानमंत्री। नेपाली सोशल मीडिया में बहुत से लोग उनके बयान का न सिर्फ मजाक बना रहे हैं बल्कि लिख रहे हैं कि उन्हें ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय ने ओली के बयान पर व्यंग्य कसा और अपने ट्वीट में लिखा, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के चेयरमैन और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने प्रधानमंत्री ओली के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। नेपाली लेखक और पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने कहा, धर्म राजनीति और कूटनीति से ऊपर है। यह एक बड़ा भावनात्मक विषय है।
अबूझ भाव से ऐसी बयानबाजी से आप केवल शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और अगर असली अयोध्या बीरगंज के पास है तो फिर सरयू नदी कहां है?